यहाँ देखो जरा, पहला तो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का हर्ट्ज का प्रायोगिक प्रदर्शन। अब ये हर्ट्ज कौन था? एक व्यक्ति था, और इसी के नाम पर अपन तरंगों की आवृत्ति की बात करते हैं, है ना। हम तरंगों के आवर्तकाल, तरंगों की आवृत्ति के बारे में बात कर चुके हैं। आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या तरंग द्वारा। और तरंग दैर्ध्य की भी हम बात कर चुके हैं, है ना। उसमें ऐसा है कि तरंग से तरंग की दूरी, वो भी क्रमागत, 2 क्रमागत तरंगों के बीच की दूरी बोल दें या 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी बोल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका तरंग दैर्ध्य। अच्छा, तरंग दैर्ध्य और जो आवृत्ति होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, और इनको ज़्यादा अच्छे से समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज हम जिस दिशा में जा रहे हैं, जिस दिशा में हम पूरी दुनिया काम कर रही है, हम ही नहीं पूरी दुनिया काम कर रही है, वो कौन सी है? तरंगों की दुनिया है। अब तरंगों की दुनिया कैसी? आप ये बताओ कि हम टीवी देख रहे हैं तो तरंग द्वारा देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट, मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो तरंग द्वारा। आपकी जितनी भी सूचनाएं है ना, मिनिमम सेकंड में यहाँ से वहाँ पहुँच रही, तो वो किसके द्वारा पहुँच रही? तरंगों के द्वारा। अब चूंकि हमें मान लो तरंग के द्वारा जब ये चीज़ें पहुँच रही हैं तो हमें तरंगों को बनाना तो पड़ेगा ना, ठीक है। अब तरंगों को बनाएंगे कैसे? सबसे पहले तो आप उसे समझना पड़ेगा। किसी चीज़ को बनाने के पहले उसे समझना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा ना कि ये डाल दो वो डाल दो। जैसे मान लो चाय बनानी, चाय को पहले समझना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा ना कि ये भी डाल के देख लो, नमक डाल के देख लो, मिर्ची देखे बनती कि नहीं बनती, ऐसा नहीं होता है। तो पहले आपको उसको समझना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में विद्युत चुंबकीय तरंगों की। विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो परिभाषा लिखी है अपन ने, ये लिखा था विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलायमान आवेशों से उत्पन्न होती है। तो हमें ये चीज पता पड़ गई। अब जहां जहां हमें तरंगों की आवश्यकता पड़ेगी वहां पर अपन विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के दोलायमान आवेश उत्पन्न कराएंगे और वहां पर तरंगे उत्पन्न कर देंगे। आप उदाहरण के तौर पर जो ध्वनि तरंगे होती हैं जो एक स्पीकर से निकल रही हैं, वो भी क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे ही तो हैं। उसमें हम एक कुंडली का भी उपयोग करते हैं। अगर कभी आपने स्पीकर तोड़ के देखा हो तो उसके पर्दे के पीछे एक ऐसा गोल पाइप होता है, कागज का होता है, वो कार्क टाइप का, उस पर बारीक विद्युत रोधी तांबे का तार लपटा होता है बारीक। जब हम तरंगों को उसमें छोड़ते हैं तो उसमें विद्युत चुंबकीय तरंग, एक तो चुंबक स्थायी लगा होता है और उस कुंडली में विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। तो वो क्या करता है? कंपन। क्या करता है? और एक तरीके से वो कंपन करने वाला यंत्र बन जाता है और उसी यंत्र के द्वारा वो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, जिसको हम गीत वगैरह के रूप में सुन लेते हैं। तो हमें पहले विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करना आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलायमान आवेश क्या होते हैं और उनसे कैसे उत्पन्न करना है। और फिर ऐसा भी है कि जैसे मान लो आपको जितनी ज़्यादा संख्या में बोले या ताकत में बोले, है ना, या मात्रा बोले उसकी, उस तरंगों को उत्पन्न करना है। जैसे मान लो लंबी दूरियों तक भेजना है तो हमें वो तरंगे कैसी होनी चाहिए? ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए ना। वो कम दूरियों के लिए अपन कम का, जैसे अभी माइक्रो तरंगों की बात करेंगे अपन आगे। तो ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग में ये बताया गया है, क्या बताया गया है कि इन तरंगों को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। अच्छा, तरंगे दिखती तो है नहीं, लेकिन तरंगों का क्या दिखाई देता है? केवल इफेक्ट, प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से जो तरंगे निकल रही हैं, क्या वो बीच में दिख रही हैं क्या? लेकिन हमें इसका इफेक्ट तो समझ में आ रहा है ना कि हम आवाज़ सुन पा रहे हैं, ऐसा। तो इस प्रायोगिक प्रदर्शन में क्या होता है, यहाँ पर एक प्रेरक कुंडली होती है। अब ये प्रेरक कुंडली वही जो हमने पहले बनाई है, एक कोई सा कार्क ले लो या विद्युत रोधी पदार्थ ले लो और उस पर विद्युत रोधी तांबे के तार को क्या कर लो? लपेट लो। इस तरीके से हमें क्या बनाना है? कुंडली बनानी है। जब हम इस कुंडली, है ना, यहाँ पर क्या करेंगे? धारा प्रवाहित करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा? धाराएं उत्पन्न होंगी। अब ये जो बताया है ऐसे राउंड करके, ये अपने को दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर संसूचक पर इसका क्या पड़ेगा? इफेक्ट, प्रभाव। तो इन्होंने ये बोला है कि यदि ये संसूचक S1 S2 यहाँ S से कैसे हो? लंबवत। कहाँ पर हो? अब इससे लंबवत होने का मतलब यहाँ हो या यहाँ हो 90 डिग्री पर। तो क्या बोला अपन ने यहाँ पर? लंबवत होने की कंडीशन में के बीच संपर्क उत्पन्न, स्पार्क उत्पन्न नहीं होता, है ना। कहाँ स्पार्क उत्पन्न नहीं हुआ? यहाँ पर।
जब अपन तरंगे भेजते हैं ना तो यहाँ से जैसे ही वो पृष्ठ से टकराएगी तो वहां पर क्या स्पार्क दिखाई देगा। स्पार्क का मतलब हमें उजाले के रूप में या प्रतिदीप्ति के रूप में कुछ प्राप्त होगा। कब मतलब नहीं होगा, कब? जब यहाँ पर ये लंबवत हो। लेकिन जब इस वाले हिस्से के कैसे हो, समांतर, मतलब इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पर फिर क्या होता है, स्पार्क उत्पन्न होता है और जिसको हम संसूचक की सहायता से क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, किसकी सहायता से? ये संसूचक एक ऐसी युक्ति होती है जिससे हम तरंगों का प्रभाव देख पाए उस पर। ठीक, तो हम केवल यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जब प्रेरक कुंडली यहाँ पर है और उसमें धारा बहाई जाती है तो इससे क्या उत्पन्न होगी, चुंबकीय तरंग उत्पन्न होगी और उन चुंबकीय तरंगों को हम यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक, और इन चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने के ही सीखने पर हमने जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट्स जो होते हैं, उसमें उनका यूज करते हैं। हम तरंगों को उपग्रह पर पहुंचाते हैं और उपग्रह से फिर वापस जमीन पर पहुंचाया जाता है। ठीक है, अलग अलग बैंड होते हैं, अलग अलग चैनल होते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की तरंगे होती हैं। ठीक, कितनी बार क्या होता है, युद्ध क्षेत्र में इन फ्रीक्वेंसियों को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। जैसे मान लो भारत वाला या भारत वाले से कौन सी बात कर रहा है रेडियो पर, है ना, कितनी बार क्या करते हैं, दूसरा देश वाला वो उसको क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। और ऐसा वो ही नहीं, ऐसा हम भी करते हैं ताकि वो आपस में क्या बात कर रहा है वो हम सुन सकें। ठीक, अब क्या होता है कि वो जो बातें की जाती है वो बहुत कम समय के लिए होती है। ज़्यादा समय के लिए बात करोगे तो वो ऐसा क्या रहेगा उसको कि वो उसे ढूंढने में जितना टाइम लगेगा वो आसानी से ढूंढ पाएगा। तो कम समय में क्या होगा, जब तक वो उस फ्रीक्वेंसी को ढूंढेगा तब तक हमारी बातें खत्म हो जाएंगी। एक और देखा होगा हमने, फिल्मों में देखते हैं कि जब वो वायरलेस पर इन पर बात करते हैं, वायरलेस मतलब जिसमें तार ना हो, वायर तार, लेस नहीं, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का ये कि जैसे मान लो उसमें कुछ बात कर रहे हैं और जब तक वो उस आवृत्ति को ढूंढेगा, मान लो मुझे आपसे बात करनी है तो मैं क्या करूंगा कि जिस आवृत्ति पर हमें उन तरंगों को भेजना है हम बात कर लेंगे, भैया इस आवृत्ति पे आपको सुननी है ना। लेकिन कहीं बीच में वो क्या करते रहते हैं, उस बैंड को चलाते रहते हैं। ठीक, अब जब बैंड को चलाते रहते हैं तो वो देखते हैं कि यार ये कोई और बात कर रहा है इस चैनल पर या इस फ्रीक्वेंसी पर, तो वो वहाँ पर फिर क्या करते हैं, रुक कर अपनी बातों को सुन लेते हैं। ये होता है। एक दूसरी चीज़ और कि जब बातें की जाती हैं तो जब अपनी बात खत्म की जाती है तो उसमें ओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवर बोलते हैं कि नहीं? ओवर बोलने का ये कारण होता है, जैसे अपन कितनी बार बात कर रहे हैं, मैं इधर से मेरी बात खत्म नहीं करूँ और आप उधर से कुछ ना कुछ बोलने लगो, ना तो मुझे आपकी बात समझ में आएगी, ना है ना आपकी बात मुझे समझ में आएगी, ना ही मेरी बात आपको समझ में आएगी। तो पहले बात खत्म करने के बाद ओवर बोला जाता है। ठीक, फिर उधर सामने वाला व्यक्ति बोलता है नहीं बोलता। तो ये तरंगों के ओवरलैप से बचने के लिए ऐसी चीज की जाती है। तो ये था आपका हर्ट्ज का प्रयोग, है ना, छोटा सा प्रयोग है, केवल इसमें ये बताया है कि ये जो एस जो होता है इस प्लेट के अगर लंबवत हो तो यहाँ पर आपको प्रतिदीप्ति उत्पन्न या स्पार्क उत्पन्न नहीं होगा, और अगर इसके समांतर हो तो इतना सा प्रयोग है। अच्छा, ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न होने का मतलब यही है कि जब हमने प्रेरक कुंडली में धारा बहाई है तो इससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है और चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय तरंगे, वो दोलायमान विद्युत चुंबकीय तरंगे, और वो यहाँ पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। ये है कॉन्सेप्ट। फिर अपना आगे आता है माइक्रो तरंगे। माइक्रो का मतलब मैंने बताया है 10⁻⁶। ये जो संख्या है इसको हम बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं? माइक्रो। अब ये एक माइक्रो, यदि चूंकि हम इसको दूरियों में मापते हैं तो माइक्रो को म्यू से दर्शाएंगे। एक म्यू बराबर होता है 10⁻⁶ मीटर। मतलब 1 मीटर जो है, 1 मीटर रहता है ना, इतना भाग, इतना होगा लगभग 100 सेंटीमीटर। अच्छा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर कैसे? क्योंकि उसको 100 बराबर भागों में बांट लेते हैं, तो उसका जो एक भाग आता है वो कितना आता है? 1 सेंटीमीटर। ऐसे आप कह लो 1 मीटर तो है ही, लेकिन उसको कितने हिस्सों में डिवाइड करो, छोटे छोटे 10 लाख टुकड़ों में डिवाइड करो, और उसका जो एक छोटा भाग आएगा वो एक माइक्रो कहलाता है। क्या कहलाता है? एक माइक्रो। ये हो गया क्लियर? तो हम माइक्रो तरंगों की बात करें कि वे विद्युत चुंबकीय तरंगे जिनका तरंग दैर्ध्य कितना हो, 1 मिलीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक। 30 सेंटीमीटर का अपना स्केल होता है, ये छोटा वाला 15 सेंटीमीटर का है, इससे जो बड़ा आता है वो कितने का होता है? 30 सेंटीमीटर।
तो इसका तरंग दैर्ध्य कितना हो 30 सेंटीमीटर, मतलब जो ये अपन तरंगे चलते हैं ये है ना, तो दो तरंगों के बीच की दूरी ये लैम्डा, इसका मान कितना होना चाहिए 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये होती है आपकी माइक्रो तरंगे। कौन सी तरंगे होती है, मतलब 1 मिलीमीटर से इसके बीच में हो, ज्यादा इससे फैली हुई नहीं, ठीक है। तो माइक्रो तरंगे होती हैं। माइक्रो तरंगे ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक भू-स्थायी उपग्रह या फिर संचार उपग्रह द्वारा भेजी जाती है। अब ये भू-स्थायी उपग्रह क्या होता है, भू-स्थायी उपग्रह वो होता है जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर, जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर हो। जैसे मान लो ये पृथ्वी है ना, तो और ये आपका उपग्रह है। अब ये मान लो ये पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको क्या बोला जाएगा, कौन सी गति, पृथ्वी की दो गति होती है, एक वृत्तीय गति और एक घूर्णन गति, यही होती है। वृत्तीय गति वो सूर्य के चारों ओर राउंड लगा रही है, तो हमारी पृथ्वी एक साथ दो गतियां करती है। तो वृत्तीय गति तो करती है, साथ में वो अपने अक्ष पर घूम भी रही है, तो घूर्णन गति, ठीक है। अब होता यूं है कि जैसे मान लो हमारा उपग्रह, भारत का उपग्रह छोड़ा गया, ये भारत यहाँ पर है, यही ठीक रहेगा, है ना, ये कलर सही है, तो ये यहाँ पर रहेगा अपना, है ना, भारत, और इसके सामने आपने क्या छोड़ रखा है, उपग्रह। तो ये जैसे पृथ्वी घूमेगी तो भारत भी घूमेगा ना, तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो उपग्रह है ये भी इसी के सामने बना रहेगा हमेशा। कहाँ बना रहेगा, तो इसलिए इसको इस बिंदु पे इसके सामने बना हुआ है, इसके सामने ये स्थायी रूप से है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, भू-स्थायी उपग्रह। क्या बोला जाएगा, और अगर मान लो ये ऐसा नहीं हो, तो हमने भेजा हमारे लिए, पता पड़ रहा है वो दूसरा देश का यूज कर रहा है उसको, मतलब यूज कर भले ही नहीं करे, लेकिन ऐसे चोरी चकारी हो जाती, फिर पाकिस्तान बोल देता कि भैया ये तो हमारे सामने आ गया, अब हमारा है। पाकिस्तान की जैसे ये आदत है ना, किसी भी चीज को वो ऐसा बोल सकता है। बहुत सारे बच्चे रहते हैं ऐसे कि देख तेरा पेन मेरे पास लड़क के आ गया तो मेरा, तो वो पाकिस्तान के साथ भी ऐसे ही है ना। तो कॉन्सेप्ट ये है, इसे क्या बोलेंगे, भू-स्थायी उपग्रह या फिर संचार उपग्रह। कौन से, जिनका यूज हम संचार प्रणाली में करते हैं, ये है एक ही, मतलब होता यूं है कि ये अपनी पृथ्वी है ना, उसके ऊपर ये क्या है, उपग्रह छोड़ रखा है ना। और उपग्रह को देखना हो तो एक वो जो मूवी बताता हूँ मैं, टिक टिक कौन सी वाली, उसको देखना जरूर, उसमें आपको स्पेस का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक। तो ये हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी ये यहाँ पर है ना, तरंगे छोड़ी जा रही है और वो वहां से फिर वापस दूसरे हिस्से पर भेज दी जाती है। और इससे बहुत सारे काम करते हैं हम। जैसे अभी हम 3 दिन पहले अलर्ट हो गए थे कि भैया 3 दिन तक बारिश बहुत ज़्यादा होगी, तो हम घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, ठीक है। तो हमें क्यों नहीं निकल रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि बाहर निकलने पर ऐसी स्थिति बनेगी, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं जो देख लेंगे जो होगा, घर से बाहर निकल जाते हैं। वायनाड में अभी एक कॉन्सेप्ट हुआ है, वहाँ पर रात में सब सो रहे थे, पहाड़ी वाले इलाके में से वो जो पहाड़ी टूटी, तो पूरा का पूरा पानी गांव के गांवों को बहा ले गया। वो पता ही नहीं पड़ रहा है, बहुत सारे लापता हैं, कहाँ गए होंगे वो, या तो कुछ मिट्टी के नीचे दब गए होंगे कहीं ना कहीं, है ना, ऐसा। चलिए, हाँ वहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। चलिए, आपसे है ना, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये आपको आगे के एग्जाम में बहुत काम आना है। थोड़ी न्यूज़ देख लिया करो, है ना, न्यूज़ जरूर देखा करो शाम के शाम, है ना, 10-15 मिनट की न्यूज़, ताकि अपने को ये पता पड़ जाए कि कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए, उपयोग, आप ये भी नहीं बोल सकते सर हमें क्या मतलब, वो तो वहाँ हो रहा है ना। चलिए, उपयोग, इनका उपयोग रडार प्रणाली में दुश्मन के हवाई जहाज की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। अभी आपने देखा होगा इजराइल पर फिलिस्तीनियों ने हमला करा, एक साथ उन्होंने क्या करा, हजारों की संख्या में मिसाइलें दाग दी रात में, रात के समय। तो इजराइल जो है, दुनिया में सबसे अच्छा सुरक्षा कवच किसका है, इजराइल का। लेकिन उन्होंने क्या करा कि उन्होंने गुप्तचरों से पता कर लिया कि यार इजराइल की जो सुरक्षा प्रणाली है वो कहाँ तक है। तो उन्होंने पता करा कि ये 100, 150, 500 मिसाइल तक रोक सकता है।
तो इन्होंने फिर दिमाग लगाया कि यार ये 100, 150, 500 तक रोके, अपन दुगनी संख्या में मिसाइल फेंको। फिर कहाँ तक सुरक्षा कवच काम करेगा? सुरक्षा कवच कैसा होता है कि जैसे मान लो कहीं से मिसाइल फेंकी जाती है तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है और उन मिसाइलों को अपनी मिसाइलों से बीच में ही, है ना, हाँ, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वहां पर फोड़ देते हैं उसको। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। इजराइल का सबसे अच्छा सुरक्षा कवच बताता है वहां पर। तो यहाँ पर इनका इन चीज़ों का ही यूज़ होता है। जो हम तरंगों वरंगों की बात करते हैं ना, जैसे क्या हुआ कि हमने अभी एयर स्ट्राइक करके आए थे वहाँ पर पाकिस्तान में, तो हमारे भारत में भी एक मूवी बन गई। उस मूवी पे ये दिखाया गया कि भैया हमारे अभिनंदन जी गए और उन्होंने वहाँ पर वो एक जो उनका हवाई जहाज़ था उसको डिस्ट्रॉय करा, लेकिन इनका भी हो गया था और ये वहाँ पर उतर गए। इसमें तो ये पूरा बताया। वहाँ पर उन्होंने भी एक मूवी बना ली ऐसी, और उस मूवी में ये दिखाया गया कि हमारे बहुत सारे हवाई जहाज़ों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो ये क्या होता है कि अपनी अपनी आवाम को खुश करने के लिए ऐसा किया जाता है। अब कितना सच है कितना गलत है ना? तो ये क्या बताते हैं, फिर आंकड़े बताते हैं। ठीक, बहुत सारी बात चीज़ें जो आवाम होती है, मतलब जो जनता होती है, उनसे छुपा भी ली जाती है ताकि एक ऐसा माहौल नहीं फैले पूरे। तो रडार प्रणाली यही होती है। जैसे मान लो, समझना, रडार प्रणाली में क्या होता है कि आपका जैसे मान लो ये हवाई जहाज यहाँ पर आप चला रहे हो, आपके आसपास ये दूसरा हवाई जहाज है ना? तो ये क्या करता है, तरंगे अपने आसपास छोड़कर चलता है। ठीक, इसके अंतर्गत इसने क्षेत्र में जहां तक उसका उन तरंगों का प्रभाव है, उसमें जैसे ही कोई इंटर होता है तो इसको पता लग जाएगा कि यार हमारे आसपास कोई दूसरा जहाज आ गया है। और इसका यूज हवाई जहाज जो रहते हैं ना अपने लड़ाकू विमान वगैरह, उनमें भी करते हैं। दूसरा एक पानी के जो जहाज होते हैं उनमें भी करते हैं, क्योंकि दूर दूर तक वो समुद्र का जो रहता है वो कर्व रहता है। जब हम समुद्र के किनारे होते हैं तो हमें उसका कुछ हिस्सा दिखाई देता है, पूरा प्लेन नहीं दिखाई देता। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वो समुद्र वहां से क्या हो जाता है, फिर जैसे मान लो आप यहाँ खड़े हो, है ना, पानी यहाँ तक है, तो आप यहाँ से देखोगे तो केवल यहाँ तक के हिस्से को देख पाओगे, इसके बाद वाले को कैसे देखोगे? तो वहां पर फिर कौन सी, जैसे मान लो कोई दुश्मन का जहाज आ रहा हो या कुछ भी आ रहा हो, तो इसलिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, रडार प्रणाली। कभी आप टीवी में देखिएगा, वो हवाई जहाज के आगे वाले हिस्से में, ये जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, पहिया, यहाँ पहिया लगा होता है, उसके आगे यहाँ पर एक लगा रहता है, एक यंत्र लगा होता है। उसका काम यही रहता है आसपास के क्षेत्र में रडार स्थापित करना, ताकि उस रडार में यदि कोई आए, तरंगे ही होती हैं ये, और जैसे ही उसी क्षेत्र में कोई दूसरा हवाई जहाज आएगा, है ना, इनको पता लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे यहाँ पर, है ना, ये काम है। फिर आता है आपका विस्थापन धारा क्या होती है। विस्थापन है ना, तो किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र, समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र या विद्युतीय विस्थापन के कारण उत्पन्न धारा को ही क्या बोलेंगे अपन, विस्थापन धारा कहेंगे। इसको डिस्प्लेसमेंट करंट भी कहा जाता है, और इसे किससे डिनोट करेंगे अपन, आईडी से डिनोट करेंगे। फिर आता है इसका व्यंजक, तो एम्पियर मैक्सवेल, ये दो अलग अलग हैं, एम्पियर और मैक्सवेल। इन्होंने इस पर एक साथ काम करा, इसलिए दोनों का नाम एक साथ चलता है। तो एम्पियर मैक्सवेल के परिपथी नियम द्वारा बताया गया कि किसी बंध, ये बंध नहीं, बंद है ना, परिपथ मतलब क्लोज्ड सर्किट जो रहता है, के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन उस परिपथ द्वारा परिवर्तित क्षेत्रफल से गुजरने वाले कुल धारा। अब कुल धारा कौन कौन सी होगी, एक तो चालन धारा और एक विस्थापन धारा का म्यू0 गुणा होता है। फिर से सुन लो, बी क्या था, चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र, जब हम परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, पता है अपने को। वो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र का क्या, रेखीय समाकलन। ये पृष्ठ के लिए डिनोट करते हैं ना, रेखीय समाकलन जो होगा उस परिपथ में बहने वाली कौन सी धारा, एक तो चालन धारा और एक विस्थापन धारा, इन दोनों के योग का कौन सा गुना, म्यू0 गुना
होता है। यहाँ पर आगे जहाँ आईडी जो होता है ना आपका, आईडी क्या है, विस्थापन धारा, इसका जो वैल्यू निकलेगा वो एप्सिलॉन 0 डी फाई ई बटे डी टी। अब ये डी क्या है, अवकलन होता है समय के सापेक्ष किसका, फाई ई क्या है, फाई ई विद्युत फ्लक्स, फाई ई क्या होता है, विद्युत फ्लक्स। और अपन ने एक फाई जो लिखा था वो चुंबकीय फ्लक्स था। चलिए ये था उपरोक्त समीकरण को ही क्या बोला अपन ने, एम्पियर मैक्सवेल का समीकरण।